तो आज हम बात कर रहे हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की। एक तरफ कंपनी की Q4 नतीजे आए हैं जबरदस्त, रेवेन्यू 77% ऊपर, प्रॉफिट 105% ऊपर, बहुत बढ़िया। हाँ, नंबर्स तो वाकई शानदार हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं नतीजों के बाद मई में शेयर लगभग 14% गिर गया। बिल्कुल, और यही कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास आज हमें समझना है। जो स्रोत हमारे पास हैं उनके आधार पर देखते हैं कि इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी बाजार ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा अजीब है ना। बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर की बात नहीं, बाजार की सोच की भी बात है। तो पहले वो कमाल के नंबर्स देख लेते हैं एक बार। Q4 रेवेन्यू जैसा हमने कहा 1900 करोड़ के पार, पिछले साल से 77% ज्यादा। ये ग्रोथ तो वाकई बहुत तेज है। और नेट प्रॉफिट 146 करोड़ से ज्यादा। ये तो पिछले साल के मुकाबले मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। हाँ, 105% की ग्रोथ है और EBITDA मार्जिन भी सुधरा है। 8.4% से बढ़कर 10.1% हुआ है। ये भी अच्छा सुधार है। और डिविडेंड भी दिया है छोटा सा, 25 पैसा प्रति शेयर। सतह पर तो सब बढ़िया ही दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसा होता है अक्सर, एक पेच होता है। हाँ, इस प्रॉफिट में वो 50 करोड़ रुपए का वन टाइम गेन शामिल है। मतलब ये हर बार नहीं होगा। अच्छा, तो ये एक नॉन रेकरिंग आय है। शायद बाजार इसी पर फोकस कर रहा था। हो सकता है। ये एक अहम पॉइंट है। बाजार अक्सर इन वन टाइम चीजों को हटाकर देखता है कि कोर बिजनेस कैसा कर रहा है। और वो शेयर प्राइस की गिरावट 12 मई को 881 रुपए के करीब था, रिकॉर्ड हाई पर। हाँ, और फिर 22 मई तक गिरकर 760 रुपए के नीचे आ गया। लगभग 14% की गिरावट। 10 दिन में 14% तो काफी होता है। तो क्या ये गिरावट सिर्फ इसी वन टाइम गेन के एडजस्टमेंट की वजह से है या और भी कारण है? नहीं, सिर्फ यही नहीं। सोर्सेज में वैल्यूएशन का जिक्र बहुत है। मतलब नतीजों के बाद फॉरवर्ड पी लगभग 70 तक चला गया था। 70? अरे बाप रे, मिड कैप स्पेस के लिए ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। शायद टिकाऊ नहीं माना गया। तो जैसे ही नतीजे आए जो बहुत अच्छे थे पर शायद असाधारण रूप से उम्मीद से बेहतर नहीं, तो ऊंची कीमत पर बैठे लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। समझ गई। मतलब प्रॉफिट बुकिंग और लागत का दबाव भी तो है। वो प्लास्टिक रेजिन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। हाँ, उनकी कीमतें अभी भी थोड़ी ऊंची हैं और अगर कंपनी ये बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर पास ऑन नहीं कर पाती तो भविष्य के मार्जिन पर असर पड़ सकता है। ये चिंता भी है बाजार में। और ग्लोबल डिमांड, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में। बिल्कुल। ईएमएस सेगमेंट में ग्लोबल लेवल पर टेक डिमांड में थोड़ी सुस्ती के शुरुआती संकेत हैं। स्मार्टफोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इसका भी असर हो सकता है। ऊपर से ब्रोकरेज हाउस की राय भी मिली जुली थी, है ना? कुछ अक्यूमुलेट कह रहे थे, कुछ रिड्यूस। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। जब एक्सपर्ट्स में ही कंफ्यूजन हो तो निवेशक थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच कंपनी खुद क्या कर रही है? कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं? हाँ, बिल्कुल। कंपनी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। महाराष्ट्र में नया प्लांट चालू किया है। इससे सालाना कैपेसिटी करीब 20% बढ़ जाएगी। अच्छा, कैपेसिटी एक्सपेंशन तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए जरूरी है। बिल्कुल, और एक्सपोर्ट पर भी जोर दे रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के नए क्लाइंट्स के साथ MOU साइन किए हैं। अगर ये ऑर्डर में बदलते हैं तो FY26 में एक्सपोर्ट रेवेन्यू अच्छा बढ़ सकता है। और वो ESG वाला एंगल भी है शायद, 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट। हाँ, ESG पर फोकस आजकल जरूरी हो गया है। इससे लॉन्ग टर्म में कंपनी की इमेज और इन्वेस्टर बेस दोनों को फायदा हो सकता है। तो ये तो हुई मौजूदा स्थिति और कंपनी के कदम। अब आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? और हाँ, ये कोई निवेश सलाह नहीं है, सिर्फ एक विश्लेषण। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो Q1 FY26 के नतीजे। उसमें देखना होगा कि कोर मार्जिन कैसा रहता है, वो 50 करोड़ हटाकर। सही। और नए ऑर्डर कितने मिले, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसा है? फिर वो PLI 2.0 स्कीम है सरकार की, उसमें कंपनी की एलिजिबिलिटी और उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ता है। कच्चे माल की कीमतें, मतलब रेजिन, कंपोनेंट्स वगैरह, वो किधर जा रही हैं और कंपनी कॉस्ट कैसे मैनेज कर रही है? और वो जो नया प्लांट लगाया है उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मान लीजिए 80% से ऊपर जाता है तो मार्जिन में और सुधार दिख सकता है। ऑर्डर बुक में एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का मिक्स कैसा है? और सबसे जरूरी शायद वैल्यूएशन। हाँ, वैल्यूएशन। क्या फॉरवर्ड पी थोड़ा नीचे आता है, ज्यादा रीजनेबल लेवल पर, जैसे पहले 25-35x के रेंज में रहता था। और ग्लोबल फैक्टर्स भी देखने होंगे। अमेरिका, यूरोप में टेक डिमांड कैसी रहती है, FII का फ्लो कैसा रहता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नतीजे अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन बाजार हमेशा आगे देखता है।
तो ऊंचा वैल्यूएशन, वो वन टाइम गेन का असर, लागत की चिंताएं, ग्लोबल सुस्ती की आहट और मिलीजुली ब्रोकर राय, इन सब ने मिलकर शेयर पे दबाव डाला। बिल्कुल। तो अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए ये बनता है कि कंपनी जो ये क्षमता बढ़ा रही है, एक्सपोर्ट पर फोकस कर रही है, ये रणनीतियाँ आने वाले साल में, खासकर अगर ग्लोबल स्लोडाउन की चिंता बढ़ती है, तो कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री और उसकी वैल्यूएशन को कैसे बदल सकती हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग